फीस कैसे अर्न करते हैं, चार्जेस कैसे लेते हैं। सो दे आर थ्री थ्री मेथड गाइस, हाउ डू वी चार्ज ए क्लाइंट। तीन तरह से हम लोग करते हैं। नंबर वन इज पर स्क्वायर फीट बेसिस में भी फीस हम लोग लेते हैं, हम लोग परसेंटेज पे भी फीस लेते हैं, और हम लोग टंकी प्रोजेक्ट भी लेते हैं। ठीक है, तीन तरह के प्रोजेक्ट होते हैं। आई टेल यू अबाउट ऑल दिस थ्री, तीनों को मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। लास्ट में आई गिव यू माय रिकमेंडेशन कि कौन सा आपको लेना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं टंकी प्रोजेक्ट का। नाउ टंकी प्रोजेक्ट क्या होता है, अगर आप में से किसी ने जो फ्रेशर है उन्हें नहीं पता, मैं बता देता हूँ। टंकी प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट होता है जिसमें जो क्लाइंट है वो आके डिजाइनर को बोलता है कि सर ये मेरा पूरा घर का आप टेंडर ले लो, एक तरह से टेंडर ले लो। क्लाइंट आपको अपना पूरा रिक्वायरमेंट बता देगा कि मेरा ये बेडरूम है, मेरा पूरा घर में मुझे ये चाहिए, ऐसा ऐसा चाहिए, ये आपको बना के देना है। एवरी रिक्वायरमेंट हिल गिव यू। अब क्लाइंट ने जो भी रिक्वायरमेंट आपको दिया, उस रिक्वायरमेंट के बेसिस में आपको उनका पूरा घर बनाना होगा और उनको बना के पूरा हैंड ओवर करना होगा। तो मार्केट से जो मटेरियल परचेज होगा वो आपको करना होगा, पेमेंट आपको करना होगा, लेबर पेमेंट आपको करना होगा, आई मीन डिजाइनर को पेमेंट करना होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट डिजाइनर को पे करना होगा, सारा पेमेंट डिजाइनर को मार्केट को करना होगा। क्लाइंट सिर्फ आपको जानता है। ठीक है, तो एक तरह से इनडायरेक्ट वे में अगर हम लोग बात करते हैं तो एज ए डिजाइनर हम क्लाइंट का पूरा घर का टेंडर ले रहे हैं, उनका पूरा कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं, उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हम घर को बनाएंगे, बना के उनको हैंड ओवर कर देंगे। दिस इज कॉल्ड अ टंकी प्रोजेक्ट, मतलब विथ मटेरियल हम लोग पूरा काम ले लेते हैं। ठीक है, इसे टंकी प्रोजेक्ट बोलते हैं। नाउ गाइस, ऑनेस्टली स्पीकिंग, इफ यू आस्क मी, टंकी प्रोजेक्ट में मैंने पर्सनली अपना एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, 99% केस में, नॉट 99, 95% आई वुड से, 95% केस में आई हैव सीन कि जो लोग टंकी प्रोजेक्ट करते हैं ना, 95% केसेस में टंकी प्रोजेक्ट में क्लाइंट और जो डिजाइनर होता है ना, उनके बीच में बहुत सारे बायसेस आते हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन अराइज होते हैं, और उन दोनों के बीच में बहुत हद तक रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आते ही आते हैं। कहीं ना कहीं रिलेशनशिप ब्रेक भी होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव सीन दिस गाइस, टंकी प्रोजेक्ट में कितना भी आप कर लो, डिजाइनर का और क्लाइंट का रिलेशनशिप स्पॉइल होगा ही होगा। इफ नॉट टुडे, मे बी आफ्टर 2 मंथ, मे बी आफ्टर 6 मंथ्स, बट बायस होते ही हैं, कंफ्यूजन होते ही हैं। क्यों कंफ्यूजन होता है? बिकॉज अंडरस्टैंड, इसमें थोड़ा सा ह्यूमन साइकोलॉजी का बात मैं आपको बताता हूँ। से पहला बात सबसे पहला बात है कि टंकी प्रोजेक्ट अगर आपको लेना है, तो अगर आप कॉस्टिंग में आपका अच्छा होल्ड नहीं है तो आप भूल जाइए टंकी प्रोजेक्ट लेने का। ऐसे लोगों को टंकी प्रोजेक्ट लेना ही नहीं चाहिए until unless you are excellent at costing। क्योंकि क्या होता है कि जब क्लाइंट आपको अपना घर का रिक्वायरमेंट बता देता है, और क्लाइंट आपको ये ऐसा थोड़ी ना कि सीधा प्रोजेक्ट दे देगा, आपको क्लाइंट को अमाउंट तो बताना होगा ना, कि क्लाइंट आपको बोलेगा कि सर ये मेरा रिक्वायरमेंट है, अब आप बताइए कितना में आप मेरा घर बना के मुझे दे देंगे। तो उन्हें वो अमाउंट बताने से पहले आपको बैकएंड में एक बीओक्यू बनाना होता है, बिल ऑफ क्वांटिटी बोलते हैं उसे। उसमें क्लाइंट ने जो भी रिक्वायरमेंट दिया उसे ब्रेक डाउन करके, एक एक चीजों को ब्रेक डाउन करके हम लोग पहले लैंडिंग कॉस्ट निकालते हैं कि एक्चुअल कॉस्ट कितना जाएगा, पहले ये तो निकालें कि से फॉर एग्जांपल हमने देखा 37 लाख मेरा एक्चुअल कॉस्ट जा रहा है, अब इसमें हम लोग प्रॉफिट ऐड करेंगे। से फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि 7 to 8 लाख रुपीज तो मुझे मिनिमम प्रॉफिट चाहिए इसमें, तो और हमें पता है क्लाइंट नेगोशिएट भी करेगा। तो 37 लाख मैंने देखा एक्चुअल कॉस्ट जा रहा है, अब हम क्लाइंट को क्या बोलेंगे, ठीक है सर बना देंगे, 50 लाख रुपीज दे दीजिएगा। अब क्लाइंट आपसे नेगोशिएट करता है और क्लाइंट से फॉर एग्जांपल आपको फाइनल ऑफर करता है 45 लाख, आप उसे यस बोल देते हो कि ठीक है बना देंगे। तो 37 लाख आपने बीओक्यू में एक्चुअल कॉस्ट वर्कआउट किया था, 45 लाख में आपने डील डन किया, तो आपका प्रॉफिट कितना बना रहे हो आप? 7 to 8 लाख का प्रॉफिट आप बीच में बना रहे हो, राइट? एज अ डिजाइनर यू आर वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड ऑन डे वन कि चलो एक अच्छा प्रोजेक्ट मिल गया, 8 लाख रुपीज मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। लेट मी टेल यू गाइस, a human being can never get satisfied in his or her life, including me, I am also human being, मैं भी अपने आप को ले रहा हूँ इसमें। हम अपने लाइफ में कभी सेटिस्फाई नहीं होते। जितना अमाउंट हमें मिलता है ना, वी ऑलवेज टेंड टू गेट सम मोर। लाइक यहाँ पे 8 लाख में डे वन में आई वॉज हैप्पी, बट ग्रेजुअली जब मेरा काम चल रहा होगा ना, आई विल नॉट बी हैप्पी विद 8 लाख, मुझे 8 को 12 करना होगा, 8 को 15 करना होगा। एंड हाउ दैट इज पॉसिबल? 8 का 12 कैसे हो सकता है, ये 8 का 15 कैसे हो सकता है? ओनली वन मेथड, टू कंप्रोमाइज विद द क्वालिटी ऑफ योर मटीरियल, मटीरियल का क्वालिटी को कंप्रोमाइज करके। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैंने क्लाइंट को क्या कमिट किया था बीओक्यू में, जो बीओक्यू बना के मैंने क्लाइंट को दिखाया था ना, उसमें हमने क्या क्लाइंट को कमिट किया था कि आपका जो भी फर्नीचर होगा वो ग्रीन प्लाई का प्लाईबोर्ड देंगे हम लोग, पूरा फर्नीचर ग्रीन प्लाई का प्लाईबोर्ड से होगा।
अब जैसे मैं प्रोजेक्ट स्टार्ट करता हूँ, मैं क्या देखता हूँ 700 पीसेस लग जाएगा, मैंने कैलकुलेट किया 700 पीसेस लग जाएगा, मेरा माइंड स्ट्राइक करता है 700 पीसेस इज अ ह्यूज क्वांटिटी। तो हम क्या करते हैं, आई गो टू अ लोकल मैन्युफैक्चरर जो प्लाईबोर्ड मैन्युफैक्चर करता है, उसे मैं बोलता हूँ 700 पीसेस प्लाईबोर्ड आपको मेरे साइट पे लिफ्ट कराना है, क्या रेट लेंगे? वो बोलता है से फॉर एग्जांपल 60 रुपीज। बीओक्यू में मैंने ग्रीन प्लाई का प्लाईबोर्ड दिखाया था, ठीक है, 85 रुपीज स्क्वायर फीट वाला, बट एक लोकल मैन्युफैक्चरर के पास जाता हूँ, वो बोलता है सर 60 रुपीज में दे देंगे। तो मैं बोलता हूँ ओके डील डन, ओनली वन कंडीशन है कि ये सारे प्लाईबोर्ड को आपको साइट पे मुझे डिलीवर कराना होगा, एंड सारे प्लाईबोर्ड के ऊपर मैं आई नीड अ स्टिकर ऑफ ग्रीन प्लाई, बिकॉज क्लाइंट को क्या मतलब है, ग्रीन प्लाई का थप्पा चाहिए, उसे लेबल चाहिए, टच करके तो उसे पता नहीं लगेगा ना वेदर दिस इज अ ग्रीन प्लाई का प्लाईबोर्ड और सम अदर प्लाईबोर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 85 और 60, तो यहाँ पे अनदर हमने अपना प्रॉफिट इंक्रीज कर दिया। कमिंग टू योर दिस थिंग, जीआई चैनल, एल्यूमिनियम का चैनल जो फॉल सीलिंग का जो फ्रेमिंग होता है ना, मैंने अपने बीओक्यू में कमिट किया था 1.3 केजी का हम लोग चैनल देंगे, बट अल्टीमेटली हम लोग 800 ग्राम्स का दे देते हैं। क्लाइंट थोड़ी ना वेइंग मशीन लेके आएगा साइड पे और चेक करेगा कि मेरा चैनल कितना ग्राम है। सो इफ यू आर गेटिंग माय पॉइंट गाइस, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से आउट हियर इज, एक डिजाइनर को जब पूरा मटेरियल के साथ में काम मिलता है ना, यू कैनॉट रेस्ट्रिक्ट योरसेल्फ, आप अपने आप को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर पाओगे, आपको अपना प्रॉफिट इंक्रीज करना होगा, एंड दैट इज ओनली पॉसिबल बाय डिटोरिएटिंग योर क्वालिटी, बाय कंप्रोमाइजिंग योर क्वालिटी। मटेरियल का क्वालिटी को कंप्रोमाइज करके आप अपना प्रॉफिट को और इंक्रीज कर सकते हो, नोबडी कैन कंट्रोल दिस साइकोलॉजी, आई एम टेलिंग यू। आप कितना भी बोलो नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, आप आज नहीं करोगे, बट जब आप डेली ये काम करोगे, आप एक ना एक दिन ये काम करोगे ही करोगे, एंड नोबडी कैन स्टॉप यू, एंड सूनर और लेटर गाइस क्लाइंट को भी कहीं ना कहीं से हिंट हो जाता है, और जिस समय क्लाइंट को ऐसा पता लग गया, वो आपका पेमेंट को होल्ड कर देगा। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव सीन टंकी प्रोजेक्ट में, I'm talking about the practical fact guys, ये प्रैक्टिकल लाइफ का फैक्ट बता रहा हूँ। टंकी प्रोजेक्ट जो लेते हैं ना, मैंने देखा है काफी लोग टंकी प्रोजेक्ट जो लेने वाले हैं, जो लेते हैं, वो लॉस में निकलते हैं, कई प्रोजेक्ट में तो लॉस में भी निकलते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव सीन पीपल डूइंग टंकी प्रोजेक्ट कमिंग आउट एट अ लॉस। कैन यू इमेजिन दिस गाइस, इंटीरियर डिजाइनिंग बिजनेस में कोई लॉस में भी हो सकता है? आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस, ये मैं डाइजेस्ट नहीं कर सकता। इंटीरियर डिजाइनिंग बिजनेस इज नॉट अबाउट मेकिंग अ लॉस, इट्स ऑल अबाउट मेकिंग हाउ मच ऑफ प्रॉफिट। यहाँ कितना प्रॉफिट आप कर सकते हो वो आपका कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, बट लॉस होने का चांसेस इज जीरो। यहाँ पे 0% लॉस एंड 0% रिस्क बिजनेस है। लेकिन अगर आप टंकी प्रोजेक्ट करते हो तो चांसेस आर देयर लॉस हो सकता है। लॉस क्यों हो सकता है? क्योंकि यू आर लायबल टू पे योर वेंडर, आप मटेरियल वेंडर से ले रहे हो, वो आपको जानता है, आपके क्लाइंट को नहीं जानता है। सो अल्टीमेटली क्लाइंट कोई भी सिचुएशन में आपका जब पेमेंट होल्ड कर देता है और पूरा मटेरियल का कस्टडी ले लेता है, स्टिल यू आर लायबल टू क्लियर योर ड्यूज टू द वेंडर, जिससे आपने प्लाईबोर्ड परचेज किया, जिससे आपने सनमाइका परचेज किया, आप लायबल हो उसे पे करने के लिए, ठीक है। सो इन शॉर्ट, अगर आप समझ पा रहे हो, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट आई नेवर रेकमेंड एनी ऑफ माई स्टूडेंट टू टेक टंकी प्रोजेक्ट। मैं कभी भी ये रेकमेंड नहीं करता। मैंने लाइफ में खुद एक बार टंकी प्रोजेक्ट लिया था, उसके बाद नेवर एवर आई हैव टेकन टंकी प्रोजेक्ट। सो दिस इज नॉट व्हाट आई रेकमेंड। बट अगर आप ऐसे कोई जगह से बिलोंग करते हो जहाँ पे टंकी ही चलता है एंड लोग टंकी देना चाहते हैं, देन यू हैव नो अदर ऑप्शन, आपको लेना पड़ेगा। बट मेरा रिकमेंडेशन थोड़ा कम रहता है टंकी प्रोजेक्ट को लेके, बिकॉज आई मैंने आपको बता दिया इसमें नेगेटिव पॉइंट्स क्या है। सो माय रिकमेंडेशन इज ब्रेस। कमिंग टू दिस गाइस परसेंटेज, इसका बात करते हैं। इसमें क्या होता है, एज अ डिजाइनर हमारा जो फीस होता है वो हम क्लाइंट को बोलते हैं कि सर पूरा घर बनाने में जितना एक्सपेंडिचर जाएगा, जो भी आपका फाइनल प्रोजेक्ट कॉस्ट होगा, उसका एक परसेंटेज विल बी माई फीस। नाउ ये मार्केट में 8 to 12% चलता है। कोई डिजाइनर 8% चार्ज करते हैं, कोई 10 करते हैं, कोई 12 करते हैं। से फॉर एग्जाम्पल 10%। अगर एक क्लाइंट का पूरा घर बनाने में 60 लाख रुपीज लग गया, तो मेरा फीस कितना होगा एज अ डिजाइनर? मेरा फीस होगा 10% ऑफ 60 लाख, दैट मीन 6 लाख रुपीज। पराग, इट्स नॉट पॉसिबल टू रिपीट, आई शेयर द रिकॉर्डिंग, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। नहीं तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। तो माई फीस विल बी 10% ऑफ 60 लाख, दैट मीन 6 लाख रुपीज इज गोइंग टू बी माई फीस, ठीक है। गाइज ये एक अच्छा कैटेगरी, इसको ट्राई कर सकते हैं, बट ऑनेस्टली इसमें अगर हम लोग एक ह्यूमन साइकोलॉजी का बात करते हैं, तो ह्यूमन साइकोलॉजी क्या होता है? एज अ डिजाइनर आपका इंटेंशन क्या होगा? एज अ डिजाइनर आपका इंटेंशन क्या होगा कि कैसे क्लाइंट का ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंडिचर लगाया जाए प्रोजेक्ट में, क्योंकि जितना ज्यादा एक्सपेंडिचर जाएगा, जितना ज्यादा प्रोजेक्ट कॉस्ट होगा, उतना ही ज्यादा मेरा भी तो फीस होगा।
आपको अच्छे से पता है कि 60 लाख मैक्स में क्लाइंट का घर एकदम सुपर बन जाएगा, बट स्टिल आपका कोशिश यही रहेगा कि 70 लाख तक कैसे लेके जाए इसे। कॉस्टली से कॉस्टली मटेरियल परचेज कराना है क्लाइंट को, क्योंकि अगर 60 लाख आपने कंप्लीट किया प्रोजेक्ट को, आपका फीस 6 लाख होगा, लेकिन आपने 70 लाख पे पहुंचा दिया प्रोजेक्ट कॉस्ट को, तो आपका फीस भी तो 7 लाख हो गया, 1 लाख ज्यादा हो गया। तो यहाँ पे हमारा इंटेंशन क्या होता है, हम क्लाइंट को गलत रिकमेंडेशन देते हैं। सर वो 14,000 वाला विनियर लीजिए, उसमें लुक अच्छा आएगा, ये 8,000 वाला में मजा नहीं आएगा। तो हमें इंटरनली पता है कि 8,000 में लुक अच्छा आएगा, बट वी ऑलवेज ट्राई टू गेट मेक आवर क्लाइंट परचेज द कॉस्टलीस्ट मटेरियल, क्योंकि प्रोजेक्ट कॉस्ट इंक्रीज करना है मुझे। सो अगर आप इस मेंटेलिटी को कंट्रोल कर सकते हो तो ये परसेंटेज वाला कैटेगरी भी आप ट्राई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई एम प्रीटी श्योर ये भी थोड़ा कंट्रोल करना मुश्किल होगा। Third category and the best one I would recommend is my highest recommendation is per square feet basis. ना इसमें क्या होता है, ना ही इसमें हमें कोई मतलब है कॉस्टिंग से कितना क्लाइंट का टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट जाएगा, ना ही हमें कोई मतलब है मटेरियल से। यहाँ पे सिंपल हमारा फीस क्या होगा, जितना भी क्लाइंट का स्क्वायर फीट है घर का, 1000 है, 2000 है, 3000 है, जितना भी बिल्टअप एरिया है घर का, उसके ऊपर में एक अमाउंट रहेगा हमारा फीस। नाउ ये जो फीस मार्केट में जो ज्यादातर आप पैन इंडिया में मेजर इंडियन सिटीज में जो चल रहा है, दैट इज 80 to 200 रुपीज पर स्क्वायर फीट। 80 से स्टार्ट होता है एंड 200 250 तक भी जाता है, ठीक है। अभी आप बोलोगे सर 80 से 200 इतना ह्यूज गैप कैसे आ गया? इतना ह्यूज गैप ऐसे गाइस, जब आप एक बिगिनर हो, अभी आपने नया नया इंटीरियर सीखा है, लाइफ का पहला प्रोजेक्ट आप ले रहे हो, कोई क्लाइंट के साथ आप पहला मीटिंग करते हो, उस मीटिंग में अगर आप काफी अच्छा डिस्कशन कर लेते हो क्लाइंट के साथ में, काफी टेक्निकल नॉलेज शेयर कर लेते हो, और उस समय अगर क्लाइंट को आप बोलते हो कि सर गिव मी दिस प्रोजेक्ट, आई विल डू इट एट 80 रुपीज। गुवाहाटी में लाइक 80 रुपीज इज लाइक पीनट्स। अगर क्लाइंट को ये समझ में आ गया कि डिजाइनर को नॉलेज है, टेक्निकली ही साउंड, और उस समय आप 80 रुपीज में काम करने के लिए रेडी होते हो, immediately you'll get the project because 80 rupees is nothing in Guwahati, ठीक है। सो 80 रुपीज में एज अ फ्रेशर आप क्या करते हो, आप अपना करियर को स्टार्ट करते हो। आपने 4-5 प्रोजेक्ट कर लिया, अब आपका पोर्टफोलियो बन गया, आपको लोग और जानने लग गए, आपका आपका बायोडाटा रेज हो रहा है। अब आप क्या कर रहे हो, 80 रुपीज को 100 कर देते हो, फीस आप अपना इंक्रीज कर दे रहे हो। अनदर 5 प्रोजेक्ट 125, 150। आई मीन धीरे 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 जैसे जैसे मार्केट में एस्टेब्लिश हो रहे हैं, वैसे वैसे हम अपना रेट को धीरे धीरे इंक्रीज करते जा रहे हैं। से फॉर एग्जाम्पल 2000 स्क्वायर फीट का बिल्टअप एरिया है और 200 रुपीज हम लोग चार्ज कर रहे हैं, तो मेरा फीस कितना होगा, 4 लाख रुपीज। नाउ दिस 4 लाख रुपीज इज एब्सोल्युटली माय फीस, माय डिजाइनिंग, सुपरविजन एंड एग्जीक्यूशन फीस। इसमें हमारा कोई एक्सपेंडिचर नहीं है। जो मटेरियल होगा वो क्लाइंट लेके आएगा, हम लोग सिलेक्ट कर देंगे, वेंडर को पेमेंट क्लाइंट करेगा। ये 4 लाख रुपीज जो मिल रहा है, दिस इज एब्सोल्युटली माय फीस, इसमें मेरा कोई तरह का कोई एक्सपेंडिचर नहीं है। नाउ द बेस्ट पार्ट इन दिस कैटेगरी गाइस, आपको डे 1 में पता है कि आपको क्या फीस मिलने वाला है, ठीक है। इन दोनों कैटेगरी में इट इज अनप्रिडिक्टेबल, इतना मिल भी सकता है, इतना नहीं भी मिल सकता है, बट डे 1 में आपको कितना मिलेगा, से फॉर एग्जांपल 4 लाख रुपीज, आपको डे 1 में पता है 4 लाख रुपीज मुझे फीस मिलेगा, ना ही 1 रुपए कम, ना ही 1 रुपए ज्यादा। अब आपको कोई मतलब नहीं है क्लाइंट अगर पूरा घर 20 लाख एक्सपेंडिचर में बनाए, 50 लाख एक्सपेंडिचर करे, 1 करोड़ एक्सपेंडिचर करे, 10 करोड़ एक्सपेंडिचर करे, नन ऑफ योर बिजनेस। अगर वो 10 करोड़ एक्सपेंडिचर कर रहा है तो भी आपका फीस 4 लाख रुपीज है, अगर वो 20 लाख एक्सपेंडिचर कर रहा है तो भी आपका फीस 4 लाख रुपीज है। तो यहाँ पे आपको कोई मतलब नहीं है क्लाइंट कितना में अपना घर बना रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब आपका फीस फिक्स्ड है, तो आप अब क्या होगा, यहाँ पे आप राइट रिकमेंडेशन दोगे क्लाइंट। आप बोलोगे सर वो 14,000 वाला विनियर पे क्यों दिमाग लगा रहे हैं, 8,000 वाला लीजिए, इसमें लुक अच्छा आएगा, हम लोग इसमें ज्यादा अच्छा लुक लेके आएंगे। एंड व्हेन योर क्लाइंट अंडरस्टैंड दिस पार्ट कि डिजाइनर मुझे कॉस्टली मटेरियल लेने से रोक के एक कम रेंज का मटेरियल में भी इतना अच्छा लुक लेके आने का कमिटमेंट दे रहा है, एंड व्हेन योर क्लाइंट अंडरस्टैंड दिस पार्ट कि ये मेरा अमाउंट सेव कर रहा है, दैट विल बी अ गेम चेंजर इन योर प्रोफेशन, दैट विल बी अ गेम चेंजर इन योर प्रोफेशन, आई एम टेलिंग यू, राइट। सो गाइज, आई होप यू गॉट माय पॉइंट। ये तीनों में से मेरा हाईएस्ट रिकमेंडेशन है ऑलवेज एंड ऑलवेज गो विद पर स्क्वायर फीट बेसिस, सबसे हाईएस्ट रिकमेंडेड ऑप्शन है। इस तरह से ही फीस चार्ज करना चाहिए। वन प्रोजेक्ट में आराम से वी कैन अर्न अराउंड समवेयर अराउंड यू कैन से 3 to 5 लाख रुपीज इजीली। ऑनेस्टली स्पीकिंग गाइस, अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जो फिक्स्ड फीस हम लोग लेते हैं, इसके अलावा भी एक हमारा एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम होता है। आई होप जो इस फील्ड में बिलोंग करते हैं वो समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कमीशंस, जब आप इस मार्केट में एंटर करते हो ना, आपके पास 4-5 प्रोजेक्ट हाथ में रहते हैं,
तो जो कंपनी वाले होते हैं ना, उन्हें पता होता है कि किस डिजाइनर के पास क्या प्रोजेक्ट है क्या नहीं है। सो ये सारे आपको अप्रोच करना स्टार्ट करते हैं कि सर मेरा मटेरियल रेकमेंड करिए, इतना आपको परसेंटेज दे देंगे, ये रेकमेंड करिए, इतना परसेंटेज दे देंगे, ये रेकमेंड करिए, यू नो जितना बिल अमाउंट होगा उसके ऊपर 10% आपका कैश कमीशन हम लोग आपको दे देंगे। तो ये एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम आपको मिलता है। नाउ ऑनेस्टली स्पीकिंग गाइस, जब आपको एक कंपनी वाले अप्रोच करते हैं कैश कमीशन ऑफर करने के लिए, उस समय आप उस सिचुएशन को कैसे रिप्लाई करते हो या कैसे हैंडल करते हो, वो आपका आने वाला इंटीरियर करियर उसके ऊपर में बहुत हद तक डिपेंडेंट होता है। ठीक है, कोई भी सिटी हो, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, इट स्प्रेड्स लाइक वाइल्ड फायर इन द सिटी। सब लोगों को पता है उस सिटी में कि कौन डिजाइनर है जो कमीशन लेता है। ऑन दी अदर हैंड उस सिटी में वो भी पता है लोगों को कि कौन डिजाइनर है जो कमीशन नहीं लेता है। एवरीबडी नोज ऑन टिप ऑफ देयर फिंगर। किसी प्लाईबोर्ड शॉप में जाके बैठ जाइए आधे घंटे और उससे पूछ लीजिए यार कौन सा डिजाइनर कमीशन लेता है, वो सबका नाम आपको बता देगा कि ये बहुत कमीशन लेता है, कैश कमीशन हम लोग देते हैं इसे। ऑन दी अदर हैंड ये वो डिजाइनर, ये लोग कमीशन नहीं लेते। अच्छा, फॉरगेट अबाउट ऑल दिस पार्ट। एक प्रैक्टिकल सिनेरियो पे बात करते हैं गाइस। आपका खुद का एक घर है, आपने एक अपार्टमेंट में फ्लैट परचेज किया, आपका खुद का एक घर है, ठीक है, आपको इंटीरियर कराना है। ओके, आप जो भी सिटी से बिलोंग करते हो, आपके पास दो ऑप्शन आए, से दिस इज डिजाइनर ए, दिस इज डिजाइनर बी। ये दो ऑप्शन आपके सामने, दोनों में से एक को आपको चूज करना है। डिजाइनर ए, ये जो डिजाइनर है, ही इज अ वेरी ओल्ड, वेरी गुड डिजाइनर, सबसे नामी डिजाइनर आपका सिटी का, बहुत जबरदस्त डिजाइनिंग करता है, ठीक है, लेकिन मार्केट में उसका नाम स्पॉइल है। ये डिजाइनर कमीशन पूरा खाता है, लेकिन बहुत कमीशन खाता है। ऑन दी अदर हैंड आपके पास एक ऑप्शन है डिजाइनर बी। ये जो डिजाइनर है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 3-4 ईयर से काम कर रहे हैं, एक अच्छा खासा डिसेंट डिजाइन कर लेता है, एलिगेंट बना देता है घर, बट द बेस्ट पार्ट इज ही डजंट टेक एनी कमीशन। ऑनेस्टली टेल मी, आपका चॉइस कौन होगा, डिजाइनर ए और डिजाइनर बी? ऑनेस्टली टेल मी, अगर आपका खुद का फ्लैट है, आपके पास ये दो चॉइस, आप किसे चूज करोगे? आई रियली अप्रिशिएट योर ऑनेस्ट आंसर गाइस। इफ आई वुड हैव बीन इन योर प्लेस, मैं भी यही करूंगा। एवरीबडी गो फॉर दैट डिजाइनर जो कमीशन, जिसका नाम फेमस है कमीशन नहीं लेने से। आई होप शायद आपको समझ में आ गया मैं एक शॉर्ट मैसेज में आपको क्या बड़ा मैसेज देना चाह रहा हूं। I hope you got my point. So what I'm trying to say is that guys, if you can be that designer B in your area, अगर आप अपने सिटी में उस डिजाइनर बी के तरफ से अपना गुडविल मेंटेन कर सकते हो या ऐसा इंप्रेशन डे वन से बैठा सकते हो, यू कैन इवन बीट अ 30 years old established डिजाइनर। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है मेरे पास में कि सर हमारे पहले तो इतने सारे डिजाइनर बैठे हैं, अभी हम अगर मार्केट में एंटर करेंगे तो उन्हें छोड़ के लोग हमें काम क्यों देंगे, इतने सारे डिजाइनर बैठे हैं। गाइस, इफ यू नो डे वन से अगर आप डिजाइनर बी का पॉलिसी में जाओगे ना, और इट माइट टेक 1 or 2 or 3 years उस लेवल पे उस पॉलिसी को मेंटेन करने के लिए, बट 2-3 सालों में लोगों को सब पता लग जाएगा। आफ्टर दैट गाइज, यू कैन इवन बीट अ 30 years old पीपल, आई मीन लोग आपको ढूंढते हुए आएंगे आपके ऑफिस तक कि दिस इज डिजाइनर, इससे मुझे काम करवाना है, बिकॉज ये मार्केट में फेमस है, कमीशन नहीं लेता है। एंड इंटीरियर डिजाइनिंग बिजनेस इज लाइक, यू नो, डिजाइनर्स का नाम स्पॉइल है बिकॉज ऑफ दिस वर्ड कमीशन, कि डिजाइनर लोग बहुत कमीशन खाते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग गाइज, ये मार्केट में नाम खराब है डिजाइनर का, कमीशन बहुत खाते हैं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट जब आपको एक कंपनी अप्रोच करते हैं कमीशन ऑफर करके, उस समय आपको क्या रिप्लाई करना है? सर ये जो कमीशन आप मुझे ऑफर कर रहे हैं ना, कैश कमीशन, एक काम करिए, ये इतना ही एक्स्ट्रा डिस्काउंट आप मेरे क्लाइंट को दे दीजिए। आई डू नॉट नीड एनीथिंग, बिकॉज मेरा क्लाइंट मुझे अच्छा खासा फीस पे कर रहा है, ये मेरे क्लाइंट को एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दीजिए, आई विल बी मोर हैप्पी। यू शुड रिप्लाई इन दिस मैनर, ठीक है? बट ट्रस्ट मी गाइस, ये जो कंपनी वाला है ना, ये आपको फिर भी कैश नहीं देके भी आपको बहुत कुछ दे देगा, बिकॉज एनीवेज इन्हें पता है कि आप उन्हें एक साल में 2-3 करोड़ का बिजनेस दे रहे हैं, तो ये आपको क्या करेंगे, आपके हाथ से जाने नहीं देंगे, तो ये आपको काइंड में ऑफर करेंगे, लाइक आपको फॉरेन ट्रिप्स देंगे, आपको कभी यहाँ वहां
कुछ स्कीम्स दे देंगे, घूमेला। दैट इज फाइन, मैं उसमें आपको एक्सेप्ट करने मना नहीं कर रहा, वो काइंड हो गया। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट अवॉइड टेकिंग कैश कमीशन, अवॉइड टेकिंग कैश कमीशन, ठीक है। फीस चाहे तो ज्यादा चार्ज कर लीजिए, 200 की जगह 250 चार्ज कर लीजिए, बट कमीशन को मिनिमाइज कर लीजिए। आई नो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाता है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। एक ह्यूमन मेंटेलिटी से बात करते हैं, जब आपको एक फिगर मिलता है ना, यार ये प्लाईबोर्ड तो मेरा इतना सनमाइका 2 लाख रुपीज का परचेज हो रहा है, 10% तो सीधा 20,000 हो जाता है। अब ये 20,000 को हम ना कैसे बोले, मना कैसे करें। आई नो ये सिचुएशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है मना करना, बट इफ यू कैन कंट्रोल दिस एंड थोड़ा सा हार्ड होके अगर आप इस सिचुएशन को टैकल करते हो, ट्रस्ट मी, आगे का जर्नी बहुत ज्यादा स्मूथ होने वाला है, एंड यू कैन बीट एनीवन इन योर प्लेस। So this is what I personally recommend. Avoid taking cash commission. So this is how we charge a client, guys, and this is the number one I would recommend without commission. Rest, you people are very smart enough. आप लोग प्रोफेशनल हो, आपको पता है क्या करना चाहिए। मैं अपना रिकमेंडेशन आपको दे रहा हूँ। ओके, so last me guys, let's understand about career opportunities. Okay, let's understand career opportunities. लॉट ऑफ टाइम काफी लोग मुझे पूछते हैं कि सर इस फील्ड में करियर क्या है, आपको क्या लगता है, क्या स्कोप है, इंटीरियर में क्या लाइफ है, क्या स्कोप है आगे। इफ यू आस्क मी दिस क्वेश्चन गाइस, इट्स एब्सोल्युटली एंडलेस। बहुत बड़ा स्कोप है इस इंडस्ट्री में। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितने कैपेबल हो, कितना बेनिफिट ले सकते हो इस इंडस्ट्री का। लेकिन इसमें स्कोप जो नेक्स्ट 20 ईयर्स, अगले 20 साल तक, एंडलेस स्कोप इज देयर। बिकॉज सिंपल सा फॉर्मूला है, पहले एक अपार्टमेंट में जहां 200 फ्लैट हुआ करते थे, उसमें से 190 फ्लैट जो है वो खुद घर बनाते थे और ओनली 10 फ्लैट डिजाइनर को हायर करते थे। बट आज के टाइम में सिनेरियो एकदम ऑपोजिट है। अभी 190 फ्लैट जो है वो डिजाइनर को हायर करते हैं और 10 फ्लैट खुद बनाते हैं। क्यों 190 फ्लैट डिजाइनर को हायर करते हैं? क्योंकि सबसे पहला फैक्ट है, एक घर बनाने में 7 to 8 मंथ्स लगता है। किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि 7 to 8 मंथ्स में कहाँ से लेबर अरेंज करना है, कहाँ से मटेरियल आएगा। किसी के पास इतना टाइम नहीं है 8 मंथ्स तक घर बैठ के घर बनाने में। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इज दैट एक घर परचेज करना इज नॉट अ जोक। बाइंग अ फ्लैट इज मिनिमम 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। सो एनीवन हु इज स्पेंडिंग 1 करोड़ इन बाइंग अ फ्लैट will not mind paying another 5 to 6 lakh rupees to a professional, जो उनका फ्लैट को एक अच्छा सा टेक्निकली एंड बहुत अच्छी से आउटकम लेके आके डिजाइन कर देगा। सो दिस इज द रीजन द डिमांड ऑफ डिजाइनर हैज इंक्रीज्ड, एंड फर्दर आने वाला टाइम में और ज्यादा इंक्रीज होगा। सेम लाइक इवेंट मैनेजर, पहले लोग शादी करते थे खुद मैनेज करते थे ना सब कुछ, बट आज के टाइम में इवेंट मैनेजर्स हायर किए जाते हैं, बिकॉज नोबडी वांट टू टेक दैट मच ऑफ हेडेक कि हम लोग चाहते हैं कि हम लोग जाएं और सीधा मैरिज एंजॉय करें आ जाए। इवेंट मैनेजर्स को पूरा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है। सो गाइस, सर्विस इंडस्ट्री इज बूमिंग। हर एक लोगों को अपना हेडेक कम करना है, सामने जो प्रोफेशनल है उसे पूरा हेडेक दे देते हैं कि आप हैंडल करिए, आप हमारे बिहाफ में घर बनाइए। सो दिस इज इंक्रीज द डिमांड ऑफ द डिजाइनर। आने वाला 20 ईयर्स, नो लुकिंग बैकवर्ड, ह्यूज स्कोप इज देयर, अमेजिंग स्कोप। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इस इंडस्ट्री का कितना ज्यादा बेनिफिट ले सकते हो, बट स्कोप बहुत है। सो यू कैन रीड ऑल दिस अपॉर्चुनिटी गाइस। जब आप एक टेक्निकली साउंड हो जाते हो, आप अपना खुद का फर्म स्टार्ट कर सकते हो, आप किसी के अंडर में एज एन असिस्टेंट काम कर सकते हो, ये सब कुछ ऑप्शन है। आप इनफैक्ट एज अ फ्रीलांसर भी काम कर सकते हो। लाइक जो हाउसवाइफ है वो बोलते हैं 9 to 6 जॉब करना पॉसिबल नहीं है जिनके लिए, लेकिन वीक में आप 2 दिन तो निकल सकते हैं, 2-2 घंटे करके। बाकी वर्क फ्रॉम होम करिए, कंप्यूटर पे डिजाइन बनाइए, फील्ड विजिट के लिए हफ्ते में 2 दिन निकलिए 2 घंटे करके। यू कैन वर्क एज अ फ्रीलांसर अलॉन्ग विथ मैनेजिंग योर होम। जो बिजनेस में ऑलरेडी आपका कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है, लेकिन वीक में 2 दिन तो निकल सकते हैं विथ रिगार्ड टू एक फ्रीलांसिंग करने के लिए, आप भी एज अ फ्रीलांसर कर सकते। आई मीन आप इसको फुल टाइम ले सकते हो, फ्रीलांसर ले सकते हो, काफी स्कोप है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसे कैसे ले सकते हो। सो गाइज, आई होप इन दिस 3 days ऑफ सेशन काफी इन डेप्थ आपको ये इंटीरियर डिजाइनिंग के बारे में समझ में आया कि काफी लोग जो इंटीरियर डिजाइनिंग को डेकोरेशन समझते थे डे वन तक, अब आपको शायद ये समझ में आया इट्स नॉट डेकोरेशन, इट्स वे बियॉन्ड दैट। इट्स लॉट ऑफ टेक्निकलिटीज दैट इज इन्वॉल्व इन दिस सब्जेक्ट। एंड खास करके जो फ्रेशर थे, उन्हें इस फील्ड में किस तरह से काम होता है, क्या टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, कैसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं, उसका आपको इन डेप्थ नॉलेज हुआ होगा। और जो ऑलरेडी इस फील्ड में काम कर रहे हैं, आपको भी डेफिनेटली कुछ नया स्ट्रेटेजी जरूर सीखने को मिला होगा जो अभी तक आप शायद अप्लाई नहीं कर रहे थे। मे बी आप फर्नीचर लेआउट नहीं बना रहे थे अपने प्लानिंग में, एंड अब आप वो इंप्लीमेंट करना चालू कर दोगे। सो आई होप गाइज इन दिस 3 days ऑफ सेशन पीपल हैव गॉट अ वेरी गुड टेक्निकल नॉलेज एंड यू हैव अंडरस्टूड कि
किस तरह से काम होता है एंड किस तरह से इंटीरियर डिजाइनिंग प्रोफेशन में हमें एंटर करना चाहिए. So guys, after these 3 days of session, how many of you feel that you are in for this profession? आप आगे जाके इंटीरियर को अपना प्रोफेशनल करियर के हिसाब से लेना चाहोगे and you are definitely going to go ahead and build up your career in this profession and you are in for this profession. How many of you feel that after this 3 days of session you are going to get deep into this profession and you are going to build your career as an interior designer in the upcoming time? How many of you feel that? Okay, wonderful. So almost everyone says you are in and you are definitely going to go ahead in this. In case if you are totally in and अगर आपको इस फील्ड में और आगे जाना है and professionally अपने आप को इस फील्ड में एंटर करना है, आई वुड रेकमेंड यू गाइस, मेरा रिकमेंडेशन आपको एक होगा कि आप जहां से बिलोंग करते हो, जो भी आपका टाउन है, जो भी आपका सिटी है, स्पेशली अगर आप एक फ्रेशर हो जो अभी तक आपने इंटीरियर नहीं सीखा, सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, आपके लोकेशन में, टाउन में, सिटी में जो भी सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट अवेलेबल है आपके एरिया में, उसे आप फाइंड आउट करिए. फाइंड आउट करने के बाद में आप उनके पास जाके इंटीरियर डिजाइनिंग सीखिए. वेरी इंपॉर्टेंट. काम करने से पहले सबसे पहले आपको सब्जेक्ट नॉलेज गेन करना है. गो एंड स्पेंड सम गुड टाइम इन लर्निंग दिस सब्जेक्ट. ठीक है. सीखने के बाद में एटलीस्ट आई वुड पर्सनली रेकमेंड 3 महीने तक किसी के अंडर में इंटर्नशिप करिए. मे बी अनपेड, लेकिन इंटर्नशिप करिए एक डिजाइनर के साथ में. आपको फील्ड का नॉलेज होगा. जिस इंस्टीट्यूट के साथ आप सीखोगे आपको सब्जेक्ट नॉलेज होगा. जिसके साथ में आप इंटर्नशिप करोगे आपको फील्ड का नॉलेज होगा. एंड उसके बाद आई रेकमेंड 3 to 6 months का जॉब टू हैव मोर इन डेप्थ फील्ड नॉलेज. एंड उसके बाद आप अपना खुद का फर्म स्टार्ट करिए एज एन इंटीरियर डिजाइनर. दिस इज द राइट वे ऑफ गेटिंग इनटू द प्रोफेशन. स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको बता रहा हूं. पहले सीखना है, अपने आप को नॉलेजफुल बनाना, पूरा नॉलेज अपने आप को गेन करना है, सारा इन डेप्थ नॉलेज लेना है. उसके बाद किसी के अंडर में इंटर्नशिप करना है, फील्ड का नॉलेज गेन करना है, जॉब करिए, इन डेप्थ नॉलेज गेन करिए. एंड उसके बाद में अपना खुद का जॉब इज नॉट कंपल्सरी गाइस, बट सीखना एंड इंटर्नशिप इज मैंडेटरी, आई वुड रेकमेंड. एंड उसके बाद में अपना खुद का फर्म स्टार्ट करिए. राइट वे टू गेट इनटू दिस प्रोफेशन. ठीक है. नो, लर्निंग एंड इंटर्नशिप कैन नॉट हैपन एट अ टाइम. पहले सीखना है, उसके बाद इंटर्नशिप करना है. इंटर्नशिप करने से पहले कोई भी आपको ऐसे इंटर्न नहीं रखेगा. ठीक है. ओके, ऑल राइट. इट वॉज वेरी नॉलेजेबल सेशन. Amazing. Thank you so much. I'm glad if you can contribute to your knowledge. Now guys, let me know how many of you feel that in this journey of learning interior designing, right from the scratch, एकदम basics foundation level से लेके advanced level तक, sitting at your home via online method, NID should play a role, I should play a role, my mentor team should play a role. कितने लोग ऐसा फील करते हैं कि आपको इंटीरियर डिजाइनिंग सीखने के लिए बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक घर बैठ के वाया ऑनलाइन मेथड हमें एक रोल प्ले करना चाहिए इन टीचिंग यू इंटीरियर डिजाइनिंग इन डेप्थ, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एडवांस लेवल. हाउ मेनी ऑफ यू फील सो? ऑसम, ग्रेट. इन केस इफ यू फील सो गाइस, अगर आपको ऐसा लगता है वी शुड प्ले अ रोल एंड कंट्रीब्यूट in making you a professional interior designer, giving you in-depth knowledge, this is one optional program I can offer you. This is 100 days interior design, approximately, and absolutely an online based course. ठीक है. If I have your permission, another 5 to 7 minutes मुझे लगेंगे, जिसमें मैं आपको very quickly बता सकता हूँ कि इस कोर्स में आपको क्या क्या सिखाया जाएगा, क्या क्या टॉपिक्स कवर होंगे, एंड घर बैठ के ऑनलाइन वे में कैसे कंफर्टेबली आपको सिखाया जाएगा. व्हाट विल बी द मोड ऑफ लर्निंग. सो इफ आई हैव योर परमिशन, कैन आई एक्सप्लेन यू ब्रीफली 5 to 7 minutes, एंड उसके बाद हम लोग Q&A सेशन ले लेंगे. आपके जो क्वेश्चन होंगे शायद वो सेम क्वेश्चन किसी और के भी हो सकते हैं, तो वहीं पे आपको आंसर मिल जाएगा. तो टुवर्ड्स द एंड कुछ टाइम बच जाएगा तो हम लोग और ले लेंगे. ठीक है. सो वन रिक्वेस्ट, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन, एंड प्लीज बी लिटिल क्विक विथ योर क्वेश्चन, ताकि हम लोग सबका Q&A सेशन में क्लियर कर सके. ओके. No, this offer will be valid if you do it today only. Okay, the first one we have Simhachalam Ponni. Can you please unmute and ask your question? Yes. सर 3D मैक्स इसमें सीखना पड़ेगा. 3D देखिए 3D मैक्स
आगे आपका नेक्स्ट स्टेप हो जाता है। सबसे पहला स्टेप है आपका इंटीरियर सीखना, ऑटोकैड इज मस्ट, ये दो तो मस्ट होता है। 3D क्या हो गया आज के टाइम में, क्लाइंट मांगने लगे 3D डिजाइन, तो धीरे धीरे अगर आपको 3D डिजाइन देखिए दो तरीके से होते हैं। आज भी काफी डिजाइनर ऐसे हैं जो बहुत साल से डिजाइनिंग का काम करे लेकिन उन्हें 3D बनाना नहीं आता, तो आप क्या कर सकते हो, आप किसी को आउटसोर्स भी कर सकते हो। ठीक है, आप किसी, आजकल काफी कंपनी है जो आउटसोर्सिंग लेते हैं, 3D डिजाइन बनाते हैं आपके बिहाफ में, एक पेमेंट लेते हैं और आपको प्रोवाइड कर देते हैं। धीरे धीरे आपको लगता है कि आपके पास बहुत क्लाइंट हैं, बहुत सारे आपके पास आ रहे हैं, तो धीरे धीरे आप 3D डिजाइन सीख सकते हो। इट्स नॉट कंपल्सरी टू लर्न एट इनिशियल स्टेज, बट आपको अपना स्किल को अपग्रेड करना है, तो धीरे धीरे सीखना बेटर होता है। और सर ये जो रॉ मटेरियल्स, जो मटेरियल्स है, ये मैक्सिमम अपने को लेस कास्ट में लेने का अगर कोई ऐसा होलसेलर है जो आपको रेफरेंस दे सकते हैं, जो ऑल ओवर इंडिया में अगर कभी मेजर नहीं सर, ऐसा नहीं, ऐसा कोई होलसेलर हमारा नहीं रहता है। इसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि जितने भी कंपनी के सेल्स मैनेजर होते हैं ना, उनके साथ आप टाइप रखिए, वो आपको बता देते हैं, बिकॉज हर जगह का अलग अलग होता है ना। हमारा कंसर्न जो हम लोग मटेरियल परचेज करते हैं वो नॉर्थ ईस्ट एंड गुवाहाटी का परचेज करते हैं। सो बॉम्बे में कौन डीलर होता है वो हम लोग को थोड़ा सा कम रहता है उसका। ओके, ऑलराइट, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट वन वी हैव योगेश। हेलो। यस। सॉरी, मैंने एक्चुअली अपने हस्बैंड के अकाउंट से लॉगिन किया हुआ है। माय नेम इज संजू। हाँ, तो मेरे एक्चुअली क्वेश्चंस तो काफी सारे हैं, बट यू सेड कि 2-3 ही पूछ सकते हैं। लास्ट में तो आप पूछ लीजिएगा, क्योंकि क्या पता आपके सेम क्वेश्चन किसी और के भी होंगे, आपको हाँ, आंसर मिल मेरे जाए। एक्चुअली जो हमने सेकंड वीडियो देखा था जिसमें कि मटेरियल के बारे में बताया था, तो उसमें MDF, MFC एक्चुअली उसमें लिस्टेड नहीं था। जो आजकल अगर हम लोग जाते हैं शॉप्स पे और वो लोग बोलते हैं कि इंजीनियर वुड है और वो MFC के नाम से बोलते हैं, तो दे से कि वो MDF से कंपैरेटिवली बेटर क्वालिटी है, तो वो क्या क्वालिटी, अगर 20 से 25 mm का वो बोर्ड बोलते हैं कि वो सैग नहीं होगा और वेट कैपेसिटी है उसका, तो वो वार्डरोब्स के लिए रिकमेंडेड रहता है क्या? या प्रणव सर, गो अहेड सर, प्लीज कनेक्ट योर ऑडियो। हेलो हेलो। या अभी आ रहा है। हाँ, आपको कौन से बोर्ड के नाम बोले? MFC करके बोर्ड है, जो बोलते हैं इंजीनियर वुड बोलते हैं जिसको। हाँ हाँ हाँ। हाँ, ये तो वो जो है आपका, वो जैसे कंपनी है, पर अगर हम लोग इंजीनियर वुड का बात करते हैं, देखिए अगर आपको लॉन्गेविटी चाहिए तो उसमें कभी भी हम प्रेफरेंस नहीं करेंगे कि आप इंजीनियर वुड में चाहिए। स्पेशली जो फर्नीचर्स हम लोग काफी बार मूवमेंट करते रहते हैं ना, उसमें तो एकदम भी नहीं। बट स्टिल अगर आप बोलते हैं कि नहीं, कोई एक फिक्स फर्नीचर बना रहा है जैसे कि बेड, वार्डरोब्स के लिए ओके है क्या सर? वार्डरोब्स के लिए मैं कभी एडवाइस नहीं करूंगा, बिकॉज उधर में जो शटर जो रहते हैं ना, शटर्स वीक हो जाएगा। बिकॉज इंजीनियर्ड वुड्स जो है वो उसका होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा नहीं रहता है। जो आपका स्क्रू वगैरह जो होल्ड करते हैं ना, जितना प्लाई आपका होल्ड करता है, वो इंजीनियर्ड वुड उतना होल्ड नहीं करते। और जब आप रोज उसको खोलेंगे और बंद करेंगे, वेरी इजीली जो है वो लूज हो जाएगा। और उसका लाइफ कितना रहता है जैसे? मतलब अलमीरा में क्या होता है, लॉकर तो अलमीरा में ही रखते हैं ना हम लोग, तो साउथ वेस्ट हम लोग जब खोलेंगे तो हमारा फेस साउथ वेस्ट होना चाहिए या फिर लोग जैसे अलमीरा का मुंह साउथ वेस्ट होना चाहिए? नहीं, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन, कंफ्यूजन है। साउथ वेस्ट में होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये अगर मेरा ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर सपोज साउथ वेस्ट में है, ये साउथ वेस्ट का कॉर्नर है, तो यहाँ पे मेरा वार्डरोब होगा। अब इसके ऑपोजिट में वो फेसिंग और उससे मतलब नहीं है, साउथ वेस्ट कॉर्नर में वार्डरोब होना पड़ेगा। बस मैं मींस मेरा फेस भी साउथ में ही जाएगा? जी हाँ, आपका फेस साउथ की तरफ होगा। ओके ओके, थैंक यू सर। शुभम मिश्रा, ओके। डाइनिंग रूम में जो वुडन पार्टीशन होता है वो किससे बनता है? जो आजकल निकला है ना, जो वो गैप टाइप का वुडन पार्टीशन, लिविंग रूम में जो वुडन पार्टीशन बनाते हैं, हाँ, वो आप प्लाईबोर्ड का भी बनाते हैं, हम लोग लकड़ी का भी बनाते हैं। वो आप नॉर्मली जो आप देखते हो उसको हम लोग जैसे वुडन क्या बोलते हैं, MDF का भी पार्टीशन होता है। पार्टीशन सब तरह का, प्लाईबोर्ड का भी आप लोग बना सकते हो, 4 कॉर्नर से बॉक्स बना के उसके ऊपर में आप पॉलिश कर सकते हो। वुड का बना के पॉलिश कर सकते हो, प्लाईबोर्ड बना के विनियर लगा सकते हो उसके ऊपर में। ओके ओके। और मैं तो होजाई में रहता हूँ, असम के, तो हमारे यहाँ हर छोटे छोटे मटेरियल्स नहीं मिलते,
तो हम्म। गुवाहाटी में कहाँ मिलेगा मुझे? गुवाहाटी में तो बहुत बड़ा मार्केट है गुवाहाटी। किस चीज का मटेरियल, आप कौन सा मटेरियल का पूछ रहे हो? बहुत सारे छोटे छोटे चीजें हैं जिससे घर सुंदर होता है और गुवाहाटी में डेकोरेशन। सब मटेरियल मिलता है। एवरी मटेरियल यू विल गेट एट गुवाहाटी। आपको अगर टाइल्स लेना है तो सबसे बेस्ट कलेक्शन है RLU, राजस्थान लाइम उद्योग सैनी स्टील, गुवाहाटी में। ठीक है, इसमें आप चला जाओ, कोई भी टाइल्स का कलेक्शन लेना है आपको तो। नॉट ओनली टाइल्स हो गया, सैनिटरी हो गया, CP फिटिंग्स हो गए, ये सब कुछ आपको क्या यहाँ मिलता क्या नाम बोला आपने? है। राजस्थान लाइम उद्योग, RLU, राजस्थान लाइम उद्योग। अच्छा। और वास्तु के हिसाब से किचन और बाथरूम किस तरफ होना चाहिए? किचन आपका होना चाहिए साउथ ईस्ट किचन। बाथरूम बाथरूम 2-3 डायरेक्शन में होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में कभी भी बाथरूम नहीं होना चाहिए। बाकी आई थिंक नॉर्थ वेस्ट में वी कैन हैव, यस, नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम अवॉइड करना चाहिए। और किचन साउथ ईस्ट होता है सबसे नंबर 1, एंड अगर साउथ ईस्ट में कोई कारण से आप नहीं बना पा रहे हो तो नॉर्थ वेस्ट नंबर 2, सेकेंड बेस्ट ऑप्शन। नॉर्थ वेस्ट ना। और पूजा रूम? नॉर्थ ईस्ट, ओनली नॉर्थ ईस्ट। पूजा रूम नॉर्थ ईस्ट। ओके, थैंक यू। थैंक यू। अर्पण घोष। हेलो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। सर, जो किचन का जो कॉर्नर होता है ना, तो वो कॉर्नर का यूटिलाइजेशन कैसे होता है? और एल पैटर्न का जो किचन होता है। देखिए, एल पैटर्न का यूटिलाइजेशन आप 2-3 तरह से कर सकते हैं। जनरली हम लोग क्या करते हैं कि जो भी एक तरफ का जो पल्ला होता है ना, उसके अंदर से हम लोग उसका डेप्थ ले लेते हैं, मतलब अंदर से हम लोग उसको यूज कर लेते हैं। जनरली वही होता है, मतलब सर, कोई भी एक तरफ का पल्ला है, या तो इस तरफ का हो या उस तरफ का हो। बाकी प्रणव सर, आप थोड़ा सा कुछ ऐड ऑन करिए इसके बारे में। देखिए, अगर उसको आप यूटिलाइज करना चाहते हैं, डिपेंड करता है। ठीक है, अभी आजकल जो है काफी सारे एक्सेसरीज है मार्केट में, जैसे कि आपका मैजिक कॉर्नर हो गया, फिर एस वाला ट्रे हो गया, फिर कॉर्नर कॉर्सल है जिसमें आपको दोनों साइड से आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है कि उसको यूज करने के लिए। सो वो डिपेंड करता है। ये 3 कॉमन फिटिंग्स आते हैं आपका कॉर्नर्स को यूज करने के लिए। अदरवाइज आप उसमें शेल्फ दे सकते हैं, सिंपल पल्ला दे के आप शेल्फ दे दो तो वैसे भी आप यूज कर सकते हैं। सर, उसमें जो होता है ना, जो नॉर्मली होता है चीपेस्ट में, तो उसमें कैसे होता है? जो कॉर्नर का यूटिलाइजेशन भी हो सकता है और ज्यादा कॉस्ट भी नहीं लगेगा उसमें, ऐसा वाला कुछ क्या ऐसे यूज कर सकते हैं? देखिए, अगर आपका कॉस्टिंग का अगर बात होती है, देखिए जो बास्केट जो है ना, उसको हम इतना ज्यादा एडवाइस नहीं करते बिकॉज बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। बट अदरवाइज क्या है, आप ओपन शेल्फ के लिए जाइए, वो सबसे बेस्ट रहता है। आप दोनों तरफ से पल्ला दीजिए और अंदर का जो है पूरा लाइक एक सिंगल शेल्फ के साथ आप उसको यूज कर सकते हैं। जैसे कॉर्नर शेल्फ करके, जैसे पूरा दोनों साइड में एक्सेस होगा। हाँ, दोनों तरफ पल्ला कर सकते हैं ताकि वो बीचों बीच से खुले और फिर आप इजीली उसको एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, ठीक, थैंक यू। राइट, थैंक यू। पायल, पायल, आर यू देयर? यस। मुझे एक चीज पूछना है, अगर हम सोचिए अगर हम फॉल सीलिंग नहीं करते हैं तो उस हिसाब से हमें सबसे पहला काम घर पे कौन सा करना चाहिए, प्लम्बिंग का या इलेक्ट्रिक का? देखिए, फॉल सीलिंग अगर आप नहीं कर रहे हो तो सबसे पहले तो आपका इलेक्ट्रिकल का सारा वॉल कंसीलिंग होगा। ठीक है, क्योंकि जनरली आप मेजरली आपको वॉल कंसील करना पड़ेगा। सारा इलेक्ट्रिकल वायर्स बहुत हद तक आपका वॉल कंसीलिंग ही होगा, तो आपका सिविल का वर्क बहुत हद तक इंक्रीज हो जाता है उस केस में। तो उस केस में आई वुड ऑलवेज रेकमेंड कि आपको इलेक्ट्रिकल का काम फिर आपको शुरू करना पड़ेगा, एंड उसके इलेक्ट्रिकल्स का, एंड देन उसके बाद में आप फिर फ्लोरिंग का काम कराइए। और वार्डरोब का जो स्लाइडिंग डोर अगर हम करते हैं तो उस हिसाब से हमें जो मेजरमेंट लेना होगा वो जो अंदर वाला मेजरमेंट है उसी हिसाब से होगा ना? सॉरी, वापस से पूछेंगे? अगर हम लोग वार्डरोब का डोर मतलब वो जो पल्ला वाला नहीं करके स्लाइडिंग वाला करते हैं, ओके। उस हिसाब से हम जो अंदर वाला जो वार्डरोब का हमें इनर जो लगाना पड़ेगा हमें, लैमिनेट, वही अंदर साइज में भी वही आएगा क्या? हाँ, अगर आप स्लाइडिंग डोर कर रहे हैं
तो स्लाइड के अंदर के तरफ जो होगा वही आप इनर लैमिनेट लगाओगे जो आप शेल्फ के वहां पे दे रहे हो, और बाहर के तरफ आपका आउटर लैमिनेट लगेगा। हाँ, तो उसका मेजरमेंट जो अंदर वाला है वही सेम मेजरमेंट में आएगा ना? हाँ, अंदर और बाहर का डोर का तो मेजरमेंट एक ही रहेगा ना। सपोज आप 7/3 का डोर को स्लाइड कर रहे हो और आप 7/6 का आप डोर पूरा एक बना रहे हो, तो 7/3 का आपका वो पल्ला रहेगा पूरा। अगर नॉर्मल हिसाब का जो हमारा एक वार्डरोब होता है, अगर उसका किसी